चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट जो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और ऑनलाइन उन लोगों से वादा किया था कि हम लोग हर पेपर के खत्म होने के बाद उसका एक स्ट्रेटजी मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, जहां पे हम ये बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, छोड़ना क्या है। ये आपके दिमाग में जब तक नहीं आएगा, अब आप सिलेबस इतना सारा वास्ट है कि आप पेपर 3 में नंबर नहीं आ रहा है। क्यों नंबर नहीं आ रहा है, इसका भी कारण है। ठीक है, तो आधा कंफ्यूजन तो इसलिए होता है कि पढ़ना क्या है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, छोड़ना क्या है। ये आप चल जाओगे तो पढ़ना क्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा पेपर 3 का कंप्लीट और टेस्ट हो चुका है पार्ट वाइज, उसके बाद मेगा टेस्ट। ठीक है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पेपर 3 का मेगा चाहिए होगा, हालांकि ये पेड टेस्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से बोल के कि आपको वो पेपर दिया जाए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस पेपर है वो ऑलरेडी एज इट इज एग्जाम के पैटर्न पे है। 2023 पैटर्न के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, सारे पैटर्न उसी के बनाए गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करना उस पर जाकर के। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आज भी परंपरागत साइड लाइन वाला चल रहा है। तो हम लोग ने क्या किया है, एज इट इज जो आपके एग्जाम पैटर्न है, एज इट इज जितने गैप है, जितने लाइन है, उसी लाइन पे, उसी स्पेस पे हम लोग ने क्या किया है, पेपर को प्रोवाइड किया है बनाने का। ठीक है, जो आरटीआई कॉपी आती है उतना ही स्पेस, उतना ही जगह, उतना ही लाइन। ठीक, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम हॉल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि उसमें लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है पूरा पेपर 3 बता देते हैं। पेपर 3 जिसका जो होता है 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज कोड 1 है। इसमें आपका भारत का इतिहास आता है। भारत इतिहास में 3 सेगमेंट होते हैं। एक तो आता है प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतना तो सबको पता है। ये जो होता है 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन काल के बाद क्या आएगा, मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकाल के बाद क्या आता है, आधुनिक इतिहास। ये 3 इतिहास है। ये तीनों इतिहास से क्या आएगा, 75 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होता है वो होता है आपका संविधान लोक प्रशासन से, संविधान एक पबेड लोक प्रशासन से। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है छत्तीसगढ़ के इतिहास से, पार्ट 3। तो पार्ट 2 जो है आपका 50 मार्क्स का आता है, और जो पार्ट 3 है वो 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, पार्ट 3 आपका 75 मार्क्स का। पार्ट 3 में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो कंप्लीट छत्तीसगढ़ का इतिहास इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पेपर 3 के कंप्लीट स्ट्रेटजी पे होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। तो इसी पे चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कहाँ से, भारतीय इतिहास से। और हम लोग पहुंचते हैं भारतीय इतिहास में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए 75 मार्क्स में हमने क्या पढ़ा कि इसमें 3 यहां से हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, ये तीनों मिला कितना नंबर आता है, 75 मार्क्स का। अब अपने को ये जानना है कि यहां से कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, देखो प्राग ऐतिहासिक काल, यहां से नहीं के बराबर क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग 2 और 4 नंबर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2-3 बार, और एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 8 मार्क्स में 2022 में। वो उसका आया है मद्रासी संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो भूले भटकते नहीं पता कैसे एग्जामिनर को लगा यहाँ पे, तो एक साल में इसने पूछ दिया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं पर बहुत कम, नहीं के बराबर। तो आप इसको अगर शुरुआत में पढ़ रहे हो तो इसको एक बार छोड़ सकते हो, क्योंकि एक बार आपने प्री का फैक्ट पढ़ा हुआ है, तो प्री का फैक्ट पढ़ के आप यहाँ पे आप निकल सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ से लगातार एक संस्कृति से क्वेश्चन आता है। जैसे मद्रासी संस्कृति को पूछा, वैसे इस बार के प्री में क्या आया है, आहड़ संस्कृति। सीजीपीएससी प्री, पीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्या आया हुआ है, आहड़ संस्कृति। ठीक है, और इससे पहले क्या पूछा था 8 नंबर में, मद्रासी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति। ठीक है, तो मद्रासी संस्कृति पूछा। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि संस्कृति से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जितने भी संस्कृति हैं उससे आप एक बार पढ़ सकते हो। देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पूछ रहा है आपका, संस्कृति को पूछ रहा है।
है ना। जैसे प्री में 24 आहार संस्कृति, और ऐसे कई क्वेश्चन आप देखोगे कि प्री में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को मेंस में दे दिया जाता है। जैसे एक विवेकानंद का आया था व्यवहारिक वेदांत 2019 में, और 20 में उसी को 15 में पूछ दिया गया व्यवहारिक वेदांत को। तो आप एक बार प्री का क्वेश्चन को भी रिलेटेड करना, और वहां से एक बार इस बार जैन और बौद्ध आया हुआ है, ठीक है, तो वहां से हो सकता है एक बड़े क्वेश्चन या 8 नंबर में या 15 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे। तो प्री के क्वेश्चन को भी रिलेटेड करना है हमको, प्री के क्वेश्चन से ही मेन से क्वेश्चन का भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग 2 और 4 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, और एक बार क्या हुआ है मद्रासी संस्कृति आया है 2022 में 8 मार्क्स में, और एक आया है इस बार प्री में आहार संस्कृति। तो यहाँ से हमको ये याद रखना है इस संस्कृति वाले पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर आप पहली बार पढ़ो थोड़ा सा इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या आया है, मैक्सिमम यहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और हर साल या गैप कर करके 2 या 4, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण क्या थे, ठीक है, लोथल के बारे में पूछ देगा, ठीक है, या फिर कालीबंगा के बारे में, मतलब 2-4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जनरल आपका फैक्चुअल नॉलेज होने चाहिए हर जगह के बारे में, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी, है ना, इन सब के बारे में। नेक्स्ट आते हैं आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता से भी 2 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर, तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, तो इसको आपको प्री का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। प्री फैक्ट पता होगा तो आप 2 से 4 नंबर में यहाँ पे आप लिख सकते हो। वैदिक सभ्यता में अर्थकालीन आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, इन सब राजाओं का प्रशासन पूछ सकता है, मतलब सभा और समिति के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा टॉपिक आपका जैन बौद्ध मगध साम्राज्य में खास करके मौर्य साम्राज्य, ठीक है, इसको भी छोड़ दे। तो उदय के बारे में, उदय कारण क्या थे ऐसा पूछता है कभी कभार, तो नहीं के बराबर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। मेन है आपका जैन और बौद्ध क्यों बनता है, ये आपका एक दर्शन का भी टॉपिक है और हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ा टॉपिक है, आपको शुरुआत अगर कोई करना हो हिस्ट्री में तो आप यहाँ से कर सकते हो, और इसका शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना है, ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स इसलिए रखना है कि यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का और अर्थव्यवस्था, मतलब कोई भी प्रशासन हो वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति आपसे पूछ जाती है, क्योंकि आप जाने वाले हो कहाँ, प्रशासन में, और प्रशासन में क्या पूछा जाता है, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये आपका 2 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन हर साल आपको देखने मिलेंगे। जैन और बौद्ध, क्योंकि ये दर्शन का भी टॉपिक है तो आपको करना ही है यहाँ से, और पूरा डिटेल में अध्ययन करना है, ठीक है। मौर्य राज्य व्यवस्था, मतलब मौर्य प्रशासन पूरा पढ़ना है आपको। शुंग और सातवाहन से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछे गए। सातवाहन कालीन से आपको क्या रखना है, स्थापत्य कला संस्कृति याद रखना है, स्थापत्य कला संस्कृति, सामाजिक धार्मिक यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे आपको सरसरी निगाहें यहाँ पे डाल लेनी है सातवाहन काल में। और सातवाहन काल के मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ में भी सातवाहन कालीन साक्ष्य मिले हैं, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो इस पे। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता हुआ है 8 और 15 नंबर में, तो मतलब आपका मौर्य, कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें मैं रेड लगा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका मौर्य राज्य की व्यवस्था, ठीक है। ये आपका गुप्त साम्राज्य और गुप्त काल में चिकित्सा और वाकाटक वंश, मतलब गुप्त और वाकाटक को एक साथ जोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कला, स्थापत्य, साहित्य एवं विज्ञान का विकास, और सेम वाकाटक काल में, तो वाकाटक और गुप्त, वाकाटक गुप्तों का अधीन थे, इसलिए दोनों को जोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब गुप्तों का अधीन क्या थे, वाकाटक थे, और दोनों का अपना पारिवारिक संबंध था। तो ये 10 और 11 नंबर वाले टॉपिक है एक साथ है, मान के चलो, ठीक है। वाकाटक और गुप्त एक साथ थे, तो दोनों के साथ से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा मतलब 8 और 15 में आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, इसके अलावा जैन और बौद्ध, ये 3 हॉट टॉपिक्स हैं जहां से आपको कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। पढ़ने का तरीका भी क्या होता है हिस्ट्री में, सबसे पहले आपको एंशिएंट पढ़ना है, देन मॉडर्न पढ़ना है, उसके बाद अगर टाइम बचे आपको क्या करना है, मिडिवल पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। यहां से भी मुख्यतः आपको क्या पढ़ना है, आपका चोल और पल्लव, ठीक है। चोलकालीन अर्थव्यवस्था, चोलकालीन प्रशासन, ठीक है, चोलों के बारे में थोड़ा सा देखना है, भूराजस्व व्यवस्था, ठीक। इसके अलावा आपका यहां से मंदिर निर्माण की जो शैली है, मंदिर निर्माण, इसका आपको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो चोलकालीन स्थापत्य संस्कृति,
इसके अलावा मंदिर निर्माण की शैली, उसके अलावा पल्लव कालीन संस्कृति स्थापत्य, इन सबको आपको क्या करना है, देखना है थोड़ा सा। चोल और पल्लव, चोल, चेर, पांड्य और पल्लव, तो उसमें भी खास करके चोल और पल्लव को आपको देखना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा एक वंश आता है जिसका नाम है, आपने पढ़ा होगा, संगम वंश। 4 वंश रहे हैं, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविड वंश। अरे संगम वंश को पढ़ना है आपका, संगम वंश के बारे में। इसके अलावा तुलु वंश, तुलु वंश में खास करके रामकृष्ण, संगम काल में आपका चोर चेल पांड्य। इसका तुलु वंश, और तुलु वंश में आता है कृष्ण देव राय, है ना, कृष्ण देव राय। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको देखना है। ठीक, अब ये आपका यहाँ से मेन टॉपिक्स अगर आप देखें एंशिएंट हिस्ट्री से, तो जैन बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्त काल में कला सभ्यता। जहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में 2020 या 19 में आया था कि गुप्त काल में स्वर्ण युग की संज्ञा, है ना, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इधर जो है 2-4 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अब भी आएगा 8 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, है ना। गुप्त और मौर्य से लगभग 8 और 15 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत से आपका चोल, चेर, पांड्य और खास करके चोल और पल्लव, साथ में संगम वंश। ठीक है, संगम वंश से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो ये आपका एंशिएंट स्ट्रेटेजी का था, जहां से आपको पढ़ना है। और छोड़ना क्या है, ये छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, और शुंग छोड़ सकते हो, शुंग नहीं पढ़ोगे चलेगा। सातवाहन काल में स्थापत्य कला संस्कृति सामाजिक धार्मिक को देख सकते हो। ठीक है, उसको भी छोड़ सकते हो सातवाहन में। खास करके गुप्त साम्राज्य को पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य में भी समुद्रगुप्त, विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, 2 लोगों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और इनमें कला, सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान का विकास, इसको डिटेल में अध्ययन करना है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो मैंने बता दिए, यहाँ से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्यकाल में। तो मैंने बताया था पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट, देन एंशिएंट बाद क्या पढ़ना है आपको, मॉडर्न, फिर मिडिवल। लेकिन मैं अगर बता रहा हूं तो साथ में बताते रहता हूं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सल्तनत काल और मुगल काल। यहां से हमको क्या पढ़ना है, प्रशासन, इन दोनों का प्रशासन। ठीक है, मतलब यहाँ के सल्तनत कालीन प्रशासन, जैसे कि शेरशाह सूरी के बारे में पूछा था। ठीक है, गजय सिकंदरी या उसके जो भूराजस्व व्यवस्था थी टोडरमल जिसने जारी किया था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्थापत्य से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्थापत्य से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका इंपॉर्टेंट का पार्ट है। यहाँ से राजाओं का नाम ना पढ़ के उनकी नीतियां, जैसे अकबर की सामाजिक धार्मिक नीति पढ़ सकते हो, जैसे दीन ए इलाही, ठीक है, उनकी जो नीति थी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रशासन रिलेटेड है उसको आपको अध्ययन करना है। स्थापत्य कला संस्कृति साहित्य को अध्ययन करना है। ठीक है, स्थापत्य कला संस्कृति साहित्य, क्योंकि आपका एक पार्ट ही है भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति, तो हर प्रशासन में आपको कला और संस्कृति जुड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि आप जाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाता है, प्रशासन। और खास करके देखना हर प्रशासन का भू राजस्व व्यवस्था, है ना, कर की दरें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो प्रशासन में सारे आ जाएंगे, सारी नीतियां, सारी पॉलिसीज। ठीक है, उनके कला संस्कृति के बारे में। जैसे अपने आप में ही हॉट टॉपिक्स क्या है, विजयनगर साम्राज्य। अगर विजयनगर साम्राज्य को अगर मेंस वाला क्वेश्चन बना रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, मतलब विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। मध्यकालीन भारत में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य। सल्तनत और मुगल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें से क्या आपको पढ़ना है, प्रशासन और स्थापत्य कला संस्कृति को आपको देखना चाहिए। भक्ति का आंदोलन और सूफीवाद, यहाँ से 2 से 4 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। 2, 4, 8, मतलब यहाँ आपको ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। मतलब ये तीनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, विजयनगर, भक्ति और सूफी। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय भाषा साहित्य विकास, यहाँ से लगभग नहीं के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप छोड़ सकते हो। तो इसमें छोड़ना क्या है, सल्तनत, मुगल और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास। लेकिन पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट, मतलब इसको देखना ही है, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्योंकि यहाँ से 2, 4 और 8 नंबर क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सल्तनत काल में आपको देखना है प्रशासन, स्थापत्य कला संस्कृति का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न हम लोग देख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं मेडिवल देख लिए, आधुनिक। ठीक है, आधुनिकों में क्या देखना है, आधुनिक में सबसे आपको पहले आना है और उसमें आपको देखना है मराठों का अभ्युदय, क्योंकि यहाँ से शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी के चौथ, सरदेशमुखी, राजस्व व्यवस्था,
नौसेना व्यवस्था, इन सब के बारे में लगातार क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे। तो मराठों का अभ्युदय, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हमने लाल लगाया हुआ है। इसके बाद यूरोपीय का आगमन, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जो यूरोपीय का आगमन कैसे आए थे, है ना, उनका नाम लिख देना है, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसिस, डेंसी, तो इन सब का नाम बस याद होना चाहिए। शुरुआती ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हो तो ये 3 टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, सॉरी, ये 3 टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक को स्किप कर सकते हो जब पढ़ने का समय। पढ़ना शुरुआत कहाँ करना से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, ठीक है। भू राजस्व, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से 4, 8 और 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जब भी आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि आएगा, कृषि से क्वेश्चन बनेगा अलग से, ठीक है, 2, 4, 8 में, ठीक है। हस्त उद्योग डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के साथ संबंध, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, ये सब मतलब आपका जो टॉपिक पढ़ना कहाँ शुरू होता है, 5 से 9 और 10 से 11, ये यहाँ तक आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ना शुरुआत कर रहे हो तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, हस्त उद्योग पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों का संबंध, ऐसे डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन। 1858 के तहत नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास से क्वेश्चन आया हुआ है, औद्योगिकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज को पूछा हुआ है, रामकृष्ण मिशन को पूछा हुआ है, प्रार्थना समाज को पूछा हुआ है। यहाँ से 4, 8, 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद के उदय कारण क्या थे, यहाँ से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसको आप स्किप कर सकते हो। एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है कि कारण क्या थे। 1857 क्रांति से 2 नंबर 4 नंबर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक एक बार 8 नंबर का भी क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है। तो आपको शुरुआत क्या करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, ये पूरा, ठीक। उस बाद ये 1858 के पश्चात नगरीय व्यवस्था, शहरों का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करना है। यहाँ से 4, 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, ये सब जानते हैं, प्री फैक्ट है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो 1857 क्रांति में, लेकिन पढ़ना क्या है यहाँ से, तो छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ से आपको 1857 क्रांति को पढ़ना है 2, 4, 8 में। इसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन से खास करके इंपॉर्टेंट क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी के साथ याद रखना बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को पूछा जा गया है, ठीक। उसके बाद सांप्रदायिकता का उदय, क्रांतिकारी आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन काकोरी कांड में पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होम रूल, ठीक है, यहाँ से 2, 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। ये बड़ा टॉपिक है आपका गांधीवादी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 3 मुख्यतः आंदोलन आपको पढ़ने हैं, 3 चरण में चला था, 1920 में, 1930 में और 1942 में। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर में तो लगातार आपको 20, 30 और 42 से गांधीवादी आंदोलन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि गांधी बाबा कब से आए थे, 1915 से लेकर के 1942 तक की प्रमुख आंदोलन और घटनाओं को आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका डायरेक्ट 8 और 15 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं पूरे क्वेश्चन को दिखाता, मैं लास्ट ईयर पेपर आपको दिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, काकोरी कांड, गांधीवादी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो डायरेक्ट है 20, 30, 42, इसको आपको पढ़ना ही है। इसके बाद मजदूर किसान आंदोलन, यहाँ से आपका 4, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दलित में सुधार नहीं पूछा गया है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये दर्शन का भी पार्ट है और वहाँ पे आपका अंबेडकर के विचार जो आपने दर्शन में पढ़ा हुआ है उसको पढ़ सकते हो। मुस्लिमों में सुधार आंदोलन, इसको पूछा नहीं गया है उतना, है ना, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन इंपॉर्टेंट है आपका, अलीगढ़ से बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, 8 नंबर में आज क्वेश्चन आ चुका है, तो अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ना है। मुस्लिम सुधार में आप देख सकते हो पॉइंट वाइज, मतलब आपको उसका पॉइंट वाइज क्रक्स आपको याद रखना है दिमाग में, फ्रेमिंग करके, ताकि आप एग्जाम में कुछ भी आए 2, 4 नंबर में आएगा तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिख सको। आजाद हिंद फौज से लास्ट ईयर 2023 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको, ये बड़ा टॉपिक है, यहाँ से आपको देखना है। स्वतंत्रता के और भारत का विभाजन, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है।
रियासतों का विलीनीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक विकास। यहाँ से जब भी आएगा 4, 8 और 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने यहाँ पे कवर कर लिया तो आपका संविधान का एक पार्ट भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कवर रहता है। संवैधानिक विकास में संविधान दोनों जुड़ जाता है। या तो आप यहाँ पढ़ लो हिस्ट्री में, या फिर संविधान में पढ़ लो। मतलब ये जो टॉपिक है आपका दोनों में काम आ जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए क्या आ जाएगा, आपका काम आ जाएगा। तो ये जो मैंने रेड से लगाया है, इन सब का क्या करो आप, शॉर्ट नोट्स बनाकर रखो। रेड वाले का क्या करो, शॉर्ट नोट्स अभी से बनाकर रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या होगा, 8 या 15 नंबर क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। 4, 8, 15 दो तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। 4, 8, 15 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको छोड़ना आना चाहिए। मतलब आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं और उसको पहले तैयारी करना है। और इसको छोड़ सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो, कि अगर आप प्री के फैक्ट आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन के प्रकृति पैटर्न को समझना है, और समझने के पश्चात उसको आंसर लिखना है। मैं बताऊंगा आप आगे, ठीक है। पर अभी हमको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है। उसके लिए तैयारी करनी है, ताकि हम एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला सकें। पेपर 3 में नंबर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम फेंक के आते हैं। कोई क्वेश्चन आया और उसमें अपने विचार लिखिए, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम सीधे क्या करके आते हैं, उसका उदय कब हुआ, परिणाम क्या था, राजा क्या था, ऐसा लिख के आएंगे। तो ऐसे में नंबर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जिससे मैंने टिक लगाया है, और इसको आपको अच्छे से करना है, जहाँ पे आपका ज्यादा क्वेश्चन के नंबर आ रहे हैं, 4, 8 और 15। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का जो था ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में आपका क्या है, संविधान लोक शासन। ठीक है, संविधान में मुख्यतः आपको भाग 5 और भाग 6 आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, इसमें भी मैं बता देता हूँ। भारत का संविधान विकास में बता दिया कि हिस्ट्री में पढ़ लो या फिर आपका यहाँ पढ़ लो, दोनों में कहीं एक जगह पढ़ लो, दोनों में काम हो जाता है। इसमें प्रस्तावना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रस्तावना को आपको देखना है। प्रस्तावना, इसके बाद मूलभूत अधिकार, नीति तत्व, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भाग 5 और 6 इसको अच्छे से आपको कवर करना है। अगर आपने भाग 5 और भाग 6 को अच्छे से कवर किया है, भाग 5 और 6, अगर आपसे 5 बन जाता है तो 6 ऑलरेडी बन जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो आपको राज्यपाल याद होना चाहिए, क्योंकि सेम उसके सारे प्रावधान है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से आप पढ़ लेना, क्योंकि संवैधानिक उपचार का अधिकार डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ से पिछले साल ही। जनहित याचिका सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राज्य कार्य महाधिवक्ताओं के बार पूछा है 4 नंबर में। ठीक है, और राज्य की व्यवस्थापिका, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, तो छत्तीसगढ़ वाले में आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये सीजी का पार्ट है। ठीक है, संविधान से सीजी का पार्ट है, इसको वहाँ पे पढ़ना है आपको। संघ राज्य संबंध यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, 2-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अखिल भारतीय सेवाएं से पूछा गया है कैट। ठीक है, लास्ट टाइम पूछा गया है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवाएं, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, आपातकालीन अनुबंध, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में 102 संविधान को पूछ चुका है लगातार 10 नंबर में 2 बार। आधारभूत ढांचे का अवधारणा का सिद्धांत कभी कभार हो जाता है, और ये छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, मतलब ये दोनों छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, ये आपको छत्तीसगढ़ से कवर करना है, छत्तीसगढ़ के बुक से कवर करना है। मेन जो आपका भाग 5 और 6 को पढ़ना है, 3 को पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है। भाग 3, 5, 6 प्रस्तावना, नीति से तत्व, थोड़ा सा आर्टिकल देख लेना, क्योंकि उसमें आपका जो कुछ आर्टिकल जैसे 45, 46 इस तरीके जो गांधीवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है, उसको पूछ देता है अलग से। मूल कर्तव्य को पढ़ लेना है अच्छे से। उसके अलावा आपका यहाँ जो पार्ट है भाग 15, 18, 20, ठीक है, आपातकालीन अनुबंध और संवैधानिक समाधान 20, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, संविधान से हर चीज नहीं पढ़ना है आपको। अगर प्री के फैक्ट अगर पढ़े हुए हो तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन। और संविधान लोक शासन के चैप्टर में जब भी आता है तो संविधान को ज्यादा पूछता है। पब एड में पब एड ही नहीं आता। ठीक है, पब एड में क्या आता है, पब एड ही नहीं आता, मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो अब लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि ये 50 नंबर का पेपर है, और 50 मार्क्स के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से पब एड से आपका 2 नंबर, 4 नंबर और एक बड़े में 10 नंबर में अथवा में क्वेश्चन आता है। मतलब अभी तक मैंने एनालिसिस किया है 18 से 23 तक, कोई साल 4 नंबर का, कोई साल 8 नंबर, कोई साल 12 नंबर, मैक्सिमम 16 नंबर तक क्वेश्चन आया हुआ है, 16 नंबर तक। ठीक है, पब एड से। ठीक है, पब एड से मैक्सिमम 16 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी अथवा मिला करके 10 नंबर वाला
मिलाकर, 50 में 10 में जो 2 ऑप्शन में आता है, ऑप्शन मिला करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है और आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कम समय में ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, है ना, जो आप याद कर सको। तो याद क्या कर सको, क्योंकि आपका प्री का पार्ट है और यहाँ पे आपने पहले मेहनत किया हुआ है, तो इस पे संविधान के वाले भाग पे आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से 30 से 35 नंबर का आपका संविधान पूछा जाएगा और 10 नंबर का जो पार्ट होगा वो भी संविधान के ही रहता है, एक बड़ा क्वेश्चन। तो अगर मान के चले तो यहाँ से 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से, पॉबेट से। अब ये 40 नंबर के लिए आप मतलब कि 10 नंबर के लिए किसको तवज्जो दोगे, 10 नंबर वाले को कि 40 नंबर वाले को, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि संविधान पढ़ना है कि लोक प्रशासन। अगर लोक प्रशासन छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में हमको क्या करना है, 40 नंबर को फोकस करना है। 8-10 में तो कुछ भी फेंक दोगे, 2-4 नंबर मिल गया तो ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे क्या पूछता है, नेतृत्व क्या है, संचार क्या है, प्रत्यय योजन क्या है। अगर जनरली आपको 2-4 नंबर में सब चीज एक बार देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ लो और निकाल के उसको कर दो। जैसे मैट्रिक लगाया है, अर्थ क्षेत्र प्रकृति और महत्व एक बार पढ़ लो, नवीन लोक प्रशासन पढ़ लो, ठीक है, विकास प्रशासन, तुलनात्मक प्रशासन, ठीक है। राज्य बनाम बाजार पूछा है पिछले बार पेपर 5 में, ठीक है। वो पेपर 5 में राज्य और बाजार यानी कि मार्केट, निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र, इसके बारे में पूछा था। विधि का शासन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है 2-4 नंबर में, 2 नंबर 4 नंबर आएगा। मतलब यहाँ से 2-4 नंबर क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। संगठन सिद्धांत उपागम से, ठीक है, इसमें आपका समन्वय क्या है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है हमेशा। प्रत्यायोजन क्या है, संचार क्या है, विप्रेरणा क्या है, पर्यवेक्षक क्या है, यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर में, 2-4 ये 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 5 में, ठीक है। तो इधर से आपका मैंने लाइन खींचा हुआ है सिलेबस में, यहाँ से आपका 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो, लोक प्रशासन का जो पार्ट है वो क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो संविधान का भाग होता है, ठीक है। लोक प्रशासन क्या है, संविधान से बाहर निकला है, और संविधान का जो पार्ट होता है, जैसे कि सुशासन इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, जिला भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, वित्तीय, न्यायिक, कार्यपालिका, ये आप संविधान में पढ़े हो। इसलिए मैं बोला हूं कि संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 व 6 अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पब एड आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ संसदीय शासन, वित्तीय, न्यायिक, कार्यपालिका क्या होता है, सब वहाँ पे आपका संविधान का पार्ट है। लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, ये सारे संविधान का पार्ट है। सूचना का अधिकार आपका मेंस पेपर 7 का पार्ट है, तो वहाँ पढ़ लो। तो यहाँ एक जगह पढ़ो, कहीं पे एक जगह पढ़ोगे पेपर 7 में, तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। पंचायत और नगर पालिका आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट है। सीजी में अगर आप अच्छे से पढ़े होगे, प्रीलिम्स से पढ़ लिए होगे, तो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं पूछता। संसदीय शासन में अध्यक्षात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, ये भी क्या है, पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। पॉलिटी में अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, शुरुआती में क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, संविधान की, वहां पे आपका पढ़ सकते हो। शक्ति संविधान आर्टिकल 50, ये भी संविधान का पार्ट है। और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, मतलब ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं सारे संविधान के हैं, और ये संविधान से क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे सुशासन पिछले बार पूछा था 2023 में, ठीक है, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो पार्ट है सारा आपका क्या है, संविधान का पार्ट है। नौकरशाही, ये गवर्नेंस है ना, ये सारे संविधान के पार्ट है, और आप संविधान से क्या करना है, आपको कवर करना है वहां पे आपको। तो इस पे पब एड ना पढ़ के आप इस साइड को पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से ना 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और या फिर 8 नंबर का, ठीक है। पब एड का पार्ट है, पर वो क्या है, संविधान में आता है, संविधान से कनेक्टेड है। और इस सेक्शन से आपको यहाँ से आपका 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, बड़े में अथवा में क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से, ठीक है। 2, 4, 8 मैक्सिमम 8 या 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो पब एड का भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है आपका छत्तीसगढ़। अब पार्ट 3 में आपका क्या है, छत्तीसगढ़। इसमें से 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का आते हैं, और छत्तीसगढ़ बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप चाहो तो 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो। आपको मैक्सिमम मार्क्स अगर कहीं गेन करना है तो कहाँ करना है, अपने पार्ट में। ये हमारा है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये क्या है, हमारा भाग है। हम इससे क्या है, रूबरू हैं। 10 साल से क्या कर रहे हैं, 5 साल से, 7 साल से, कई लोग पहली बार होंगे, दूसरी बार होंगे, मुझे नहीं पता, मैं 5वीं बार मेंस लिख रहा हूँ, तो मेरा 7वां बार है। आपका कौन सा बार है आप बताओगे, कमेंट में करना। तो ये जो आपका है अपना भाग है। 75 मार्क्स में आपको 50 से 60 नंबर यहाँ से आप खींच सकते हो। तो यहाँ से कोई चीज़ मत छोड़ो, और अगर इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है
तो प्रमुख राजवंश को यहाँ से पढ़ लो, कलचुरी, मराठा, ब्रिटिश, ठीक है। और आपका 1857 क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन जो वीर नारायण सिंह को पूछा है, ठीक है। कृषक आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, ये आया हुआ है। मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है यहाँ से, कुछ छोड़ना ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? अगर इसके बारे में अगर पूरा आपको पता होगा तो क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो। और 75 मार्क्स में अगर 55 से 60 नंबर आप ला रहे हो तो कहीं से क्या हो जाएगा, आप टॉपर, मतलब आगे निकल जाओगे। क्योंकि नंबर कहाँ नहीं मिलता है? इंडियन हिस्ट्री में टॉप बेड में नंबर नहीं मिलता। नंबर कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ इतिहास में। क्यों? क्योंकि आप प्री में पढ़ चुके हो। मेंस में क्या हुआ है, प्री के फैक्ट को लिखना रहता है और मैक्सिमम चीजें आप जानते हो। तो जितना जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का भाग था जो मैंने बताया, और यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं छोड़ना है, सारे चीजों को यहाँ पे कवर करना है, चलना है। इससे आपका क्या होगा कि जो आपका नंबर ऑफ क्या है बढ़ जाएगा और एग्जाम में क्या होगा, आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक मैं दिखाता हूं आपको आए हुए ठीक है पेपर, पिछले साल का पेपर देखेंगे 2023 का, ठीक। यहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। जैसे आपके लिखा हुआ है, प्रसिद्ध उक्ति वसुधैव कुटुंबकम के रचना स्रोत उल्लेख करते हुए कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं अभी इंडियन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है पूछा है, भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में अगर आपसे आप पूछता है भाव स्पष्ट कीजिए तो आपको क्या लिखना है, केवल इसका अर्थ आपको लिख देना है, ठीक है। इसका पूछा है 2 क्वेश्चन, देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। रचना का स्रोत मतलब ये कहां से आया है, स्रोत मतलब ये कहां से आया है, और भाव मतलब इसका अर्थ, बस इतना बताना है। एक लाइन बताना है कि इसका स्रोत कहां से था, एक लाइन बताना है कि इसका भाव कहां था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रांत के 2 नौपढ़ा कलेश्वर का नाम लिखे, ठीक है। 2 नौपढ़ा कलेश्वर का नाम पूछ रहा है, मतलब 2 नौपढ़ा का लिख दो। नवा अटैची मतलब न से नवा अटैची, नवा अटैची जी, नौपढ़ा काल में नवा अटैची, नवा से नौपढ़ा काल, अ से अर्जुनी, टेरम, ची से चिरचारी, ठीक है। तो 2 पूछा है तो वहां पे जबरन का अपने दिमाग लगा के 4-5 नहीं लिखना है। 2 पूछा, 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 2 नंबर मिलेगा आपको, मतलब आपके पास टाइम बचाना है। क्यों टाइम बचाना है? क्योंकि आपको 4 नंबर 8 नंबर में शुरुआत करना है। कई लोग का अलग तरीके से होता है स्ट्रेटजी, मेरा स्ट्रेटजी अलग है। मैं 15 शुरुआत करता हूँ, 8 में जाता हूँ, फिर 2 में जाता हूँ या 4 में जाता हूँ। तो आपकी होनी चाहिए। मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है ऐसे ही चलता है 15 से, ठीक है। आपका कैसे चलता है? सबका अलग होता है, कोई 2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम टाइम बचा करके लिख सकते हैं, लेकिन 15 में क्या होता है, सोचना पड़ता है। और जब भी 15 में क्वेश्चन आए तो आपको खड़ा होगा, स्किप करना है, फ्रेमिंग करना है, उसके बाद उसको लिखना है। जैसे यहाँ 2 नंबर कर आए, मैं 2 लिख दूंगा, निकल जाऊंगा, कुछ लिखूंगा कि इसके विषय में निम्नलिखित है, इसलिए जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है पूरा स्थल सिनौली अथवा राखीगढ़ी। अब देखो सिनौली आपको अथवा बोला है, तो अथवा मतलब इसको लिखो या इसको लिखो, मतलब दोनों का नाम है, तो राखीगढ़ी को लिख दो। सिनौली तो कोई जानता नहीं है, तो राखीगढ़ी का ऐतिहासिक महत्व आपका बोला है, महत्व बताओ। अब राखीगढ़ी यहाँ स्थित था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां आपसे महत्व पूछ रहा है। क्यों है? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो सब चीज बता दो। तो महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महत्व। अब आपका लिख के आओगे कि राखीगढ़ी हरियाणा जिले में स्थित है, तो इसकी खोज फलाना ने की थी, तो इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है जैन दर्शन या धर्म संबंधित पंच महाभारत को उल्लेख कीजिए। अगर उल्लेख करने बोला सीधे आपको क्या लिखना है? पंच महाभारत, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बस इतना लिख के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ लिखना है। द्रविड़ी शैली के दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के बोला था ना, मंदिर शैली मतलब साउथ से क्या पूछता है? मंदिर शैली। जैसे आपका अमरावती शैली, गांधार में गांधार मूर्ति कला आया था, और आपका उत्तर द्रविड़ बेसर शैली ये सब था, तो इन सबको पढ़ना है आपको वहां पे। द्रविड़ शैली के दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य के मुख्य लक्षण बताइए। अब क्या पूछ रहा है? लक्षण पूछ रहा है कि मंदिर में कैसी कैसी लक्षण थी, उसकी विशेषता क्या थी, इस तरह का लिखना है। अब आप बताएगा वहां के बेसर, द्रविड़, नागर शैली को नहीं बताना है, वहां से दक्षिण भारत में कौन रहेगा? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली क्या बताना है आपको? विशेषता। सल्तनत कालीन भारत की परिस्थिति में रजिया सुल्ताना की असमान उपलब्धियां समझाइए। रजिया सुल्ताना क्या उपलब्धियां थी उसको आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है जाट कौन थे? एक आपका 2 नंबर में जाट कौन थे बताना है। उनके द्वारा मुगलों का विरोध क्यों किया गया? ये अंग्रेज औरंगजेब के काल में हुआ था, तो जाट कौन थे बताना है। शुद्धिया आंदोलन के विषय में क्या समझते हैं? शुद्धिया आंदोलन कौन चलाया था? आर्य समाज। आर्य समाज कौन लेंगे? आर्य समाज कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया शुद्धिया आंदोलन क्या है, बताना है 2 लाइन में है।
मतलब हिंदुओं को वापस लाया था उन्होंने शुद्धि आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत, ये तो मूल कर्तव्य का अवधारणा बताइए, तो मूल कर्तव्य क्या है उसका अवधारणा बताना है। भारत सचिव का वर्णन कीजिए, मतलब जो लिखा है उसके बारे में आपको सीधे से लिखना है। सीमित बौद्धिकता को स्पष्ट कीजिए, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी लिख के आ जाओ, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, नवीन लोक शासन के प्रमुख लक्षण देखो 2 नंबर में आया हुआ है, कार्योत्तर विधि 2 नंबर में आया हुआ है, एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना है आपको, और नहीं करना है तो कुछ भी कुछ विधि से आप समझ रहे हो, कुछ लॉ के बारे में पूछा आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन ढांचे में संभागीय आयुक्त मतलब कमिश्नर बोला है ना, कमिश्नर। कभी भी अगर आपको हिंदी समझ नहीं आता ना, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के देखो, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतना जटिल हिंदी लिख के दे दिया रहता है और हम लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं है, और इंग्लिश नहीं पढ़ने से क्या होता है कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे खास करके कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आपको इंग्लिश पढ़ के बनाना, वहां से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, हिंदी में समझ नहीं आता। जैसे देखो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, इसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में समझ में आएगा लिखना क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ढांचे में संभागीय आयुक्त की क्या भूमिका है उसको बताना है 2 नंबर में। मल्हार का ऐतिहासिक महत्व सब लिख लोगे। अमोदा ताम्रपत्र के महत्व बताना है। अब अमोदा ताम्रपत्र किसका है ये निकाला, ठीक है, इतना समय बना, वो नहीं बताना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका समय कम है, 2 नंबर है और 2 नंबर में आपको महत्व बताना है पॉइंट वाइज। कभी भी अगर आप 2 नंबर और 4 नंबर लिख रहे हो, सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, ऐसा थ्योरी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लाइन है 4 लाइन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, इसके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला यह निम्नलिखित है, यहाँ हुआ आपका, यही से डाल दो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे डालो। और 2 नंबर में कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए। महत्व क्या का महत्व, सीधा महत्व लिखो, कोई लिखने जरूरत है कि इसको ये राजा निकाला था वो किया था। आपसे क्या पूछ रहा है, महत्व। क्या पूछ रहा है, महत्व, तो महत्व लिखो ना भाई, क्या जरूरत है आपको उसमें डालने का। ये 4 महत्व लिख दोगे, 4 में कम से कम आपको 1.5 नंबर आपको मिलेगा, अगर 4 आपने पॉइंट लिखा हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अमोदा ताम्रपत्र ये फलाना राजा का था। ठीक है, इसमें लिखना होगा क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, और जगह क्या पे क्या करना है, महत्व बताना है। महत्व तक आपका क्या होता है, आधा लाइन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है भोरम देव मंदिर की वास्तुकला विशेषता बताइए। तो भोरम देव मंदिर की विशेषता क्या थी, नागर शैली माना था। ठीक है, इसमें काम मुक्ता जो बना उसका प्रदर्शन किया गया है, तो इन सब चीजों के बारे में लिखना है, उनकी शैली के बारे में बताना है, पंचायतन शैली के बारे में बताना है। तो विशेषता बताना है, सीधे विशेषता निम्नलिखित है और आप पॉइंट वाइज लिखना है। 2 और 4 नंबर में हमेशा आपको क्या चलना है, पॉइंट वाइज चलना है। 2 क्यों नहीं आ रहा है, 2 नंबर और 4 नंबर में आपको हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। 8 नंबर में क्या करना है आपको, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आप तो पैरा बदल के लिखो। ठीक है, पैरा चेंज करके लिख सकते हो, या फिर इसमें भी एक पैरा लिख करके इसके कारण निम्नलिखित हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग करना है 8 नंबर में चेंज करके। ठीक है, ऐसे लिखे, फिर यहाँ से शुरुआत कीजिए। ठीक है, यहाँ मतलब पैराग्राफ चेंज कर 2-3, कम से कम 3 पैराग्राफ बनना चाहिए इसमें, 3 पैरा आपका बनना चाहिए। इसमें क्या होगा, अलग से आपका दिखेगा 3 पैरा, या फिर थोड़ा सा लिख करके उसके निम्नलिखित हैं या विशेषता ये है, महत्व ये है, अब पॉइंट वाइज चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिंगागिरी विद्रोह के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, जानकारी दे देना, कब शुरुआत हुआ, कारण क्या था, परिणाम क्या था। गोपाल मिश्र की 2 रचना, सिर्फ रचना लिखो। गोपाल मिश्र की 2 रचना निम्नलिखित हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, सीधे 2 रचना। ठीक है, क्या है गोपाल मिश्र रचना, खूब तमाशा। ठीक है, और एक तो फेमस रचना भक्त चिंतामणि, जो उसका बेटा पूरा क्या था, माखन राम प्रताप। ठीक है, लिख सकते हो। रानी चोरिस का विद्रोह, तो रानी चोरिस का विद्रोह कब हुआ था, कारण क्या थे, परिणाम। कोई भी अगर ऐसी घटना होती है, क्रांतिकारी घटना, ठीक है, या फिर ऐसा कोई विद्रोह, तो क्या लिखना है, सबसे पहले शुरुआत कब हुआ, कारण क्या था, और परिणाम क्या हुआ। ये 3 पॉइंट में आपको खत्म करना है। शुरुआत किसने किया, कब हुआ, ठीक है, यहाँ पे डाल दो डेट, ईयर, नाम, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, खत्म। 2 नंबर और 4 नंबर में इससे ज्यादा आपको लिखना आवश्यकता नहीं है। अगर इसे आप लिखे तो आप गए। नेक्स्ट है आपका 4 मार्क्स वाला आ गया, महाजनपद कालीन भारत के प्राचीन गणतंत्रों का नाम उल्लेख कीजिए और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरुद्ध विषय में समझाइए। अब देखो क्या बोल रहा है कि नामोल्लेख कीजिए। यहां से आपका 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नामोल्लेख कीजिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को विषय में समझाइए। तो पहला तो आपका 2 पार्ट है, 4 नंबर का है, इसमें आपको 2 पार्ट पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि नाम उल्लेख कीजिए और दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो पहला आप नाम उल्लेख कर दीजिए आधे में,
तो आधे में उसके विषय में समझा दीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है प्राचीन भारत के सुविख्यात शिक्षा के नालंदा अथवा, देखो यहाँ पे अथवा तक्षशिला संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत कीजिए। अब आपसे बोल रहा है कि 4 नंबर में आया हुआ है, आप नालंदा को लिखो या तक्षशिला, इनसे संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को बताओ, यहाँ के ऐतिहासिक तथ्य कि कहाँ से इसका प्राप्त हुआ जानकारी। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अथवा आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब आप दोनों लिखोगे जगह कम पूरेगा, उससे अच्छा किसी एक को लिखो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। आप लोग अगर सीधे देखे और लिखना शुरू कर दिए, कभी कभी मेरे साथ ही हुआ है। एक बार ऐसा क्या हुआ है, मैं 2020 में एग्जाम दे रहा था और मैंने महाधिवक्ता आया था और मैं महान्यायवादी लिख के आ गया। बस मेरे को महा दिखा और लिख रहा था, देखा 4 नंबर में महा देखा महान्यायवादी, और है क्वेश्चन जब बाहर निकला पेपर से, अरे मेरी फ्रेंड बोली अरे यार महाधिवक्ता आया था, लिखे उसको। मतलब महाधिवक्ता ये कब आया था, महान्यायवादी लिख के आया हूँ मैं। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। मतलब ना ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। महाधिवक्ता आया है और क्या लिख के आ गया हूँ, महान्यायवादी, क्योंकि वहां महा दिखा, मैं सोचा महान्यायवादी, महाधिवक्ता मेरे को महान्यायवादी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखो नालंदा अथवा तक्षशिला बोला है, मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। जैसे संगम कालीन साहित्य पर, देखो संगम काल आ गया, एक संक्षिप्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 2023 का है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब आपका क्या लिखना है, नोट लिखना है, अपने बारे में अपने मन के विचार लिखना है यहाँ पे आपको टिप्पणी में। मुगल राजकुमार दारा शिकोह, अब देखो दारा शिकोह क्या है, मुगल काल में आ गया। ऐतिहासिक भूमिका और उसके योगदान, मतलब क्या दिया था वो, साहित्य में दिया था। और मैं बताया था कि मुगल काल में आपको क्या पढ़ना है, साहित्य, कला, शिक्षा, संस्कृति और उनकी नीतियां। ये क्या है, साहित्य में योगदान दिया था, उसके योगदान पर लिखना है और विचार प्रस्तुत कीजिए। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, अब चक्कर पर डिपेंड करेगा कि उस आपके विचार उनको पसंद आ रहे कि नहीं, या आपके विचार मुझे पसंद आ रहे कि नहीं। तो विचार कैसे भी हो सकते हैं, सबके अलग अलग होंगे। अब जिसके विचार पसंद आएंगे उनको नंबर मिलेगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह आकलन कीजिए। आकलन करना मतलब क्या करना है आपको, उन पर देखना है कि ये जो सत्याग्रह किए थे वो कितना सफल था। ठीक है, या आपके आकलन में आप उसको चेक करना है कि उनका जो आंदोलन था वो सही था या नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका केंद्रीय, मैं बोला था कैट, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण क्या है, इसकी कितनी पीठें हैं। ठीक है, मतलब जो लोक सेवक होते हैं, कलेक्टर है ना, जो आईएएस होते हैं, उनकी अलग से क्या होता है, सुनवाई के लिए कैट बनाया गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो भी उनके ऊपर केसेस होते हैं कहा जाता है कैट में जाता है। उनकी कितनी पीठें हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, या कुछ है 4 नंबर में, अभिकरण क्या है, इसके कितने पीठें, मतलब ये यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझना है कि यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा, यहाँ आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समन्वय की सीमा और बाधा को उल्लेख कीजिए। तो आप लिखना है समन्वय सीमा बाधा क्या है, ये आपका पबेड का क्वेश्चन है, 4 नंबर में, पीछे 2 नंबर पड़े थे, ये 4 नंबर, 6 नंबर हुआ, अभी तक 6 नंबर का मिला। संविधान में राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्तियों का परीक्षण कीजिए, मतलब एग्जामिन करना है कि संसद की शक्तियां क्या है, सही है कि नहीं है, परीक्षण करना है। गरुड़ चक्र क्या है, छत्तीसगढ़ से, यानी कि आपका सरबपुरी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है अड़पति की उपलब्धि का वर्णन कीजिए, क्या क्या उपलब्धियां थी, अड़पति भट्टारक, ठीक है, युद्ध लड़ा था। राजनांदगांव के चौबे बंधुओं का छत्तीसगढ़ क्रांति आंदोलन में योगदान का विवरण कीजिए। उनके योगदान क्या कहते हैं, निम्नलिखित में है, पॉइंट वाइज लिखना है, 4 नंबर है। कल्याण सागर जमाने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना मतलब अपने विचार लिखने हैं और पॉइंट वाइज लिख सकते हो इसको। जहां कोशिश करो 2 और 4 में पॉइंट वाइज होने चाहिए। 4 नंबर में आपके पास कितना होगा, 6 लाइन होगा। 4 नंबर कितना पास होगा आपका, 6 से 8 लाइन होता है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 6 से 8 लाइन होता है। 2 मार्क्स में 2 लाइन में आप क्या बना दो, भूमिका बना दो, या जो भी लिखना है। कल्याण साय कहाँ थे, अकबर के दरबार में 8 साल तक रहे थे, उन्होंने जमाबंदी प्रणाली सीखी थी, जिनके अनुसार उनकी जमाबंदी भूरा प्रणाली निम्नलिखित थी। ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये ऐसा लिख देना। तो ये 8 लाइन में आपका क्या हो जाएगा, भूमिका भी हो गया और आपने पॉइंट वाइज लिख दिया, निम्नलिखित थी। ठीक है, पहला लाइन से 2 लाइन क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। कभी भी आप पैरा में लिख रहे हो तो पहला पैरा से दूसरा पैरा आपका कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पता चला पहला पैरा अलग बता रहा है, दूसरा पैरा अलग बता रहा है, दोनों कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको वहां पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है गांधी जी के प्रथम आगमन के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। प्रथम आगमन में क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा है ना, जन जागृति फैली, असहयोग आंदोलन को सहयोग मिला। नेक्स्ट है विजयनगर और बहमनी, बताया था विजयनगर बहमनी से क्वेश्चन आता है। देखो विजयनगर और बहमनी के मध्य संघर्ष की विवेचना कीजिए। अब विवेचना करना है मतलब फिर से एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन कैसे करोगे आप विवेचना, या तो पॉजिटिव वे में करोगे या निगेटिव वे में करोगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, देखो शिवाजी मुगल मतलब मराठा प्रशासन इंपॉर्टेंट है। राज्य के राजनीतिक संगठन, बताया था राजनीतिक, प्रशासनिक, नेवी है ना, उनका सैनिक संगठन सबको पढ़ना है।
राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था है ना, राजनीतिक प्रशासनिक दोनों आ गया। पर प्रकाश डालिए। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग के पतन, डायरेक्ट टॉपिक का क्वेश्चन था, बताया था पूरा कि वहां से एक डब्बा बना दिया था, वहां से क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट टॉपिक है, आपका टॉपिक दिया हुआ है मेंस में, हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का पतन। सकार टिप्पणी लिखिए, मतलब आपके अपने विचार अपने बारे में अपने अपने से लिखना है। टिप्पणी करना मतलब खुद से करना है, खुद आप जो जानते हैं उस बारे में लिखना है टिप्पणी। मतलब भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की टिप्पणी मतलब होता है कमेंट, ठीक है। टिप्पणी आपके हिंदी में भी है, तो टिप्पणी क्या है, टिप्पणी मतलब होता है कमेंट करना है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की क्या सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं क्या है, पॉइंट वाइज चलना है इसमें, आपको पता बताना है कि न्यायिक नियंत्रण क्या है, फिर इसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। 2 लाइन में 3 लाइन में न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, ये सीमाएं निम्नलिखित है, फिर पॉइंट वाइज चलना है। सुशासन का उदाहरण आ गया, सुशासन पबेड से, और ये क्या था आपका पार्ट, आपका संविधान का भी पार्ट बन जाता है, और ये करंट से भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि सुशासन लाया गया था, सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का 58 नंबर का विभाग है, ठीक है। पिछले साल आया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आपसे ऐसे पूछ दिया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी है क्योंकि शासन ने नया विभाग बनाया था 58वां क्रम का, और आपके सिलेबस में भी था सुशासन एवं अभिसरण विभाग। सुशासन कहीं ऐसे ऐसे में आए तो डाल सकते हो आप, सुशासन, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, ठीक है। ये आपका आया हुआ था, तो इसकी चुनौतियां और परिगणना कीजिए, मतलब इन्यूमरेट इन चैलेंजेस, है ना, एंड चैलेंज मतलब चुनौतियों को बताना है आपको, ठीक है। सुशासन का अवधारणा, सुशासन क्या है, पहला टॉप क्वेश्चन है, और इसकी चुनौतियां और परिगणना, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट है, एक तो सुशासन बताना है 4 नंबर में, फिर बताना है कि चुनौतियां क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का शैल चित्रों का इतिहास बताइए। शैल चित्र कब से है, ड्रैगन आकृति, मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आ जाओ हमारा नवग्रहण काल तक। गौटिया पद की महत्व बताना है, गौटिया पद का महत्व, गौटिया पद का महत्व बताना है कि राजस्व, दीवानी, प्रशासनिक सारे पद क्या करता था, ये सबका मालिक होता था, जमीन खरीदी बिक्री में, लगान झाड़ में सहायता करता था। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति में छत्तीसगढ़ समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्र ने कैसे जन जागृति लाने में अपना योगदान दिया, ठीक है। इसके में लिखना है, वो भी पॉइंट वाइज चलना है आपको सब में। 10 नंबर में क्या आया हुआ है, देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्भव ने भारत में ई प्रशासन में वृद्धि के लिए आवश्यक गति प्रदान की है, परीक्षण कीजिए, मतलब एग्जामिन करना है। नेक्स्ट, अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो ये लिख सकते हो, देखो आया था आर्टिकल 32 जो कि मूल अधिकार से था, उच्चतम न्यायालय के संविधान के भाग 3 में परिकल्पित अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन व्यापक शक्तियां प्राप्त है, विवेचना कीजिए। अब एग्जामिन करना है, एग्जामिन करना है मतलब क्या करना है आपको, विवेचना करना है ना, डिस्कस करना है, ठीक है। विवेचना मतलब डिस्कस करना है, सॉरी, विवेचना मतलब डिस्कस करना है। डिस्कस कैसे करोगे, पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हो, पर जहां आपको लगता है कि यहाँ पे शक्तियां क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब सही मिलने चाहिए, तो उसके लिए आपको बताना कि सही है, ठीक है। और जहाँ गलत है वहां पे गलत बताते हुए लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है, ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन जरूर लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाती तो मैंने इसको लिखा था, ठीक है। अब कितना नंबर मिला है वो देखना पड़ेगा एग्जाम में आरटी आने के बाद। नेक्स्ट आपका 15 नंबर में आया हुआ है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति और सूफी, मैंने बताया था कि भक्ति और सूफी आंदोलन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है बड़े क्वेश्चन में, देखो 15 में आया हुआ है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति और सूफी विचारधारा के समन्वय का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इवेल्युएट, अब मूल्यांकन कैसे करोगे, सकारात्मक नकारात्मक, अभी मूल्यांकन कैसे करोगे, सकारात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन 2 तरीके का होता है, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मूल्यांकन दोनों होता है। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है। 8 और 15 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन में, 8, 15 और 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन डालना ही है, ठीक है। कंक्लूजन बिना डाले आपका आंसर पूरा कभी नहीं होगा, ना आपको नंबर मिलेगा। आप लिख के आ जाओगे, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं देगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आजाद हिंद फौज के योगदान, तो मैंने इसको लिखा था आजाद हिंद फौज, क्योंकि मेरे पास देखो जब भी आपके पास 8 और 15 में क्वेश्चन आते हैं, 8, 10 और 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूँ 15 से, 10 में, 8 में, ये तीनों पहले क्या करता हूँ मैं, कंप्लीट करता हूँ एग्जाम में। तो 15, 8 और 10 में क्या करना, 1 मिनट का टाइम लेना, 15 के लिए 1 मिनट, 10 के लिए 1 मिनट, इसके लिए 30 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें देखना कि इन दोनों में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास किसमें है। जैसे मैं भक्ति सूफी विचारधाराओं का मूल्यांकन कीजिए, थोड़ा टेक्निकल चीजें भी हो जाती है, ठीक है। तो मूल्यांकन करना थोड़ा सा कभी कभार लगता है कि हाँ यार है कि नहीं, फैक्ट है, इसमें क्या है, इस पर मेरे पास फैक्ट ज्यादा था, मुझे लगा कि ये मैं इसमें ज्यादा लिख सकता हूँ, मैंने कुछ चीजें साइड में लिख ली थी,
पेपर में। ये देखो पेपर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना साइड में। हालांकि वहाँ बोलते हैं कि पेपर में नहीं लिखना है, पेंसिल से आप पेंसिल लेके जाओ और वहाँ पे आप क्या करो, लिख लो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। कम से कम मोटा मोटी 4-5 पॉइंट याद रहेगा, तो आप वहाँ पे बड़े में बना सकते हो, क्योंकि 15 नंबर में है। ठीक है, शुरुआत में पृष्ठभूमि बनाना पड़ता है, तो कुछ कुछ मोटा मोटी आप वहाँ पे लिख लो। इससे क्या होगा कि आपका फ्रेमिंग या उत्तर बनाने में आसानी होगा। ऐसे ही सेम 10 नंबर में और 8 नंबर में थोड़ा सा पॉस्ट लेकर के क्या करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका फ्रेमिंग करना है, उसका क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से क्या करोगे, उसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह के योगदान। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, और वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, लगातार वीर नारायण सिंह आया था, कई लोग हनुमान सिंह लिख के आ गए। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ निर्माण का सचिव था, देखो छत्तीसगढ़ निर्माण से क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो वीर नारायण सिंह योगदान, मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन था इसमें, मैंने इसको लिखा था। ठीक है, तो आप देखो कि कौन से क्वेश्चन में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और कितना मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, कितना पॉइंट्स बना सकता हूँ। 15 नंबर में क्या करना है आपको, ज्यादा ज्यादा क्या करना है, पॉइंट बनाना है। पॉइंट कैसे बनाना है, जैसे वीर नारायण सिंह के योगदान, अब यहाँ क्या पूछा है, योगदान का वर्णन कीजिए। मतलब आपको 70% पार्ट में उनके योगदान बताना है, क्या काम किए थे। 30% में बता सकते हो कि वो कैसे, वीर नारायण सिंह कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया इस क्षेत्र में, 1857 क्रांति में कब गिरफ्तार हुए, ये बताते हुए सीधे लिखो इनके योगदान का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है, पहला। दूसरा, जो भी लिख रहे हो पॉइंट बना के लिखो। इसमें क्या होगा, आपको सामने वाला चेक करने को ये भी दिखेगा कि आप इतने उनके योगदान को आप दर्शाए वहां पे। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन करना है कि आपको 30 नंबर में पृष्ठभूमि या जो भी लिखना है उनके बारे में बताओ, और ज्यादातर क्वेश्चन को लिखते बाद इनके योगदान का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, या निम्नलिखित है, इनका योगदान निम्नलिखित था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे तरीके कम से कम 10 पॉइंट आपको डाल दो 15 नंबर में, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन में नंबर मिलेगा। 2020 में ब्रह्म आया था, ब्रह्म शंकराचार्य का, और वहां पे मैंने पृष्ठभूमि बनाया 3 लाइन में और 12 से 13 पॉइंट लिखा था, और मुझे 13 नंबर मिला था 15 में। ठीक है, तो चेक करने वाला अगर जानेगा सही आंसर लिखा है तो नंबर आपको मिलता है। लेकिन सही में क्या होना चाहिए, आपका फ्रेमिंग सही होना चाहिए। लिख के तो सब आते हैं पर फ्रेमिंग नहीं होता, तो आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पूरा डायग्राम बना देते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो जैसे एग्जाम में पेपर मिलता है, ये आपका पास पेपर है, थोड़ा स्लो काम करता है पीडीएफ में। ये आपके पास एग्जाम का पेपर है। यूपीएससी पैटर्न क्या होता है, मैंने देखा है कि कॉपी, यूपीएससी में कॉपी ऐसी रहती है, हमारे यहाँ लैंडस्केप रहता है, वहाँ पे पोर्ट्रेट रहता है। उन लोग क्या करते हैं, ये साइड में एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो छिंदक नागवंश आया, छिंदक नागवंश के राजा का नाम लिखेंगे ऐसा, इधर पूरा उनका फैक्ट चलेगा, इतना जो भी लिखेंगे इधर फैक्ट चलता रहेगा, इधर क्या करेंगे उसका पूरा डिटेल लिखते रहेंगे। वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इधर खींच देना है, यहाँ पे आप क्या करो, उसका पॉइंट फैक्ट डालते जाओ। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, इधर लाइन चलते रहेगा, लिख रहा हो। ठीक है, पैराग्राफ चल रहा है या फिर पॉइंट चल रहा है, और यहाँ उसके बारे में जो प्रीलिम्स का फैक्ट होते हैं, जैसे शिवाजी का अष्टप्रधान, अब अष्टप्रधान लिखे, अष्टप्रधान, अब यहाँ पे लिखो अष्टप्रधान में पहला पेशवा, अमात्य, मजूमदार, सुरनवीस, चिटनीस, ऐसे लिख दो। इसमें क्या होगा, आपका ये अष्टप्रधान दिख गया, और आपने क्या किया, अष्टप्रधान के बारे में बाद इधर बता दिया कि अष्टप्रधान के क्या क्या कार्य थे, है ना, उनके प्रभाव क्या पड़ा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि क्या था ये योगदान का वर्णन, तो वीर नारायण सिंह का योगदान इधर लिख दिया। वीर नारायण सिंह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी, जैसे मुझे मिला वीर नारायण सिंह के बारे में, है ना, वीर नारायण सिंह के बारे में मिला, तो वीर नारायण सिंह का जन्म यहाँ हुआ था, इनका ये था, ठीक है, नाम ये था, इनके पिताजी ये जमींदार यहाँ के रहे थे, ये जनजाति के थे। ठीक है, ऐसा लिख दिया, बिजवाड़ जनजाति के थे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपका क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपका जो बॉक्स है ना, 80% आपको में 10% आपको क्या करना है, इसके लिए रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर सकते हो आप। ऐसे लोग लिखते हैं यूपीएससी में, ऐसे मैंने देखा है, और उनको नंबर मिलता है। तो ये पैटर्न आप फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। और प्रश्न की प्रकृति को समझना है, और उसमें क्या करना है, आपको आंसर देख करके सोच करके लिखना है, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगाना, केवल 10-20 सेकेंड 4-8 नंबर में। बड़े क्वेश्चन में 1 मिनट आप फ्रेमिंग कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपसे नहीं बनता है तो
कुछ भी लिख के आओ, छोड़ना नहीं है, पेपर भर के आना है। ऐसे ही हर पेपर का स्ट्रेटजी आपको बताया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पेपर 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है। 34 टेस्ट है जो कि 3 फेज में है, ठीक है, 3 फेज में है। पेपर 3 हो चुका है अभी, और इसीलिए मैंने पेपर 3 का स्ट्रेटजी बताया आपको। जैसे पेपर 4 खत्म होगा, पेपर 4 के एक्सपर्ट जो होंगे वो आपको स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। हर पेपर के जो एक्सपर्ट है वो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, ठीक है। 3 फेज में आपका फर्स्ट फेज क्या है, सब्जेक्ट वाइज है। नेक्स्ट है सेकंड फेज में क्या है आपका, उसी का रिवीजन है, मतलब पार्ट 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 होगा, तो उसका क्या होगा, रिवीजन, मतलब मेगा होगा एक, ठीक है। और जो आपका थर्ड फेज है, थर्ड फेज में होगा पीएससी पैटर्न पे, सीजीपीएससी पैटर्न पे होगा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 4 दिन का एग्जाम होगा, 4 डे एग्जाम होगा, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में खोलेंगे भी कुछ लोगों के लिए जो लास्ट में आना चाहते हैं। तो ये टेस्ट है, मिनिमम फीस है मार्केट रेट से 50% डिस्काउंट में, ठीक है। कितना, मात्र 2000। और अगर आप 1 अप्रैल तक लेते हो तो आपको इसमें भी 25% डिस्काउंट, यानी कि 1500 रुपये में आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर हैं उन पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, संपर्क करो। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन, ये हमारा ऑफलाइन का रेट है, ठीक है। ऑनलाइन का रेट क्या है, 1200, और ये ऑनलाइन आपको 25% डिस्काउंट के लगभग 1000 रुपये में आपको ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन की टॉपर कॉपी, ऑफलाइन की टॉपर कॉपी आपको ग्रुप पेड में जोड़ेंगे और वहाँ पे आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हैंड रिटन मॉडल आंसर मिलेगा ताकि आपको जितने जैसी कॉपी आती है उसी में आप लिख सको। देखो हमारे यहाँ का जो कॉपी है आपको मैं ग्रुप में डालूंगा, ये जीएस पेपर 3 मेगा इसका हो चुका है ये, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ऐसे एज इट इज आरटीआई कॉपी आती है और आरटीआई में लिखा गया है। कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन दिए हुए हैं, पुराने पैटर्न 18-19 पैटर्न में अभी भी चल रहे हैं। जो जगह क्या हुआ है यहाँ पे बढ़ चुका है ऑलरेडी, जितना साइज है उतना ही गैप इसमें दिया गया है, उतना ही बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग। देखो आरटीआई ऐसा आता है, सेम एज इट इज ऐसी कॉपी बनाया गया है मेगा टेस्ट के लिए, ठीक है। हमने खुद उतना ही जगह, उतना ही लाइन, उतना ही स्पेस दिया हुआ है जैसा एग्जाम में आता है, ये देखो बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिनको अगर कॉपी चाहिए होगा मेगा पेपर 3 का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, कीजिए और कॉपी चाहिए प्राप्त कर लीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।